एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। इस लेक्चर में हम समझेंगे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। यार सबसे पहले तुम ये देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए कर्ली ब्रेसेस में लिखा है एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा है एक्स, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसी तरीके से दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में एक्स लिखा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, डिनोशन समझ में आ गया। अब डेफिनेशन समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं ऐसे बता सकती हूँ, यार कोई भी फंक्शन अगर मैं कोई भी इनपुट अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में डाल रही हूँ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनपुट आ गया मेरा एक्स। अब ये एक्स जो इनपुट है, इसमें जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, वो मेरा आउटपुट होगा। क्या चीज? फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब आप कैसे डिफाइन करोगे फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इनपुट 2.1। अब ध्यान से समझो, 2.1 में फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है, मतलब टुकड़े वाला पार्ट क्या है? 2 तो पूरा इंटीजर है, 2 में 0.1, 2 को मैं 2 + 0.1 बोल सकती हूँ, ये इंटीजर है, फ्रैक्शन क्या हो गया? 0.1। बात समझ में आई? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 क्या हो गया? 0.1। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इनपुट डाला 2.1 तो आउटपुट क्या आएगा? 2.1 का फ्रैक्शन पार्ट मतलब जो भी उसका डेसिमल पार्ट है। बात समझ में आई? पॉजिटिव नंबर में तो क्लियर है, जो डेसिमल पार्ट होगा वही उसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब मैंने बोला, मैंने इनपुट लिया 3.964, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? इसमें क्या फ्रैक्शन पार्ट है? 0.964। बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने इनपुट लिया नंबर 5। अब 5 में क्या फ्रैक्शन पार्ट है? यार 5 तो पूरा की पूरा इंटीजर है, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है। कोई डेसिमल दिख रहा है? नहीं है, ये पूरा की पूरा नंबर है। तो इंटीजर अगर कोई हम इनपुट डालेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में, अगर देखो कोई भी इंटीजर आ गया, अगर कोई इंटीजर आ गया मान लीजिए, तो इंटीजर का तो कोई फ्रैक्शन पार्ट होता ही नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? अगर फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता तो आउटपुट क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रही है? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5 क्या हो गया? 0। बात समझ में आई? पॉजिटिव नंबर का तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार डेसिमल के बाद जो भी लिखा है, जो भी हमारा डेसिमल के बाद वाली चीज़ है, वो हमारा इसको हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का आउटपुट बोल देंगे। अगर इंटीजर है तो 0 हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया -2 भी लिया, क्योंकि ये इंटीजर है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 का भी कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि यार नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ऐसे समझिए, मैंने बोला -2.3। चलो पहले पॉजिटिव से समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला पॉजिटिव में 2.3। अब आप बोलोगे कि इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। हाँ, निकालना है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब इंटीजर में नॉर्मल बच्चा अगर उसको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है, तो वो दो चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। क्या है वो दो चीज़? वो ये है, अगर मेरा नंबर है 2.3, फ्रैक्शन मुझे क्या समझ में आएगा? अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे लगेगा फ्रैक्शन मतलब होता है कि वो इंटीजर से कितना दूर है, राइट? वो इंटीजर में कितना एक्स्ट्रा है। मान लो मैंने लिखा 2.3, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार 2.3 में फ्रैक्शन पार्ट है 0.3, क्योंकि 2 में 0.3 एक्स्ट्रा है। और कोई बोल सकते हैं 0.7, क्योंकि 3 में 0.7 कम है। ठीक है, मतलब इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, दो इंटीजर के पर्सपेक्टिव से, एक 2 और एक 3। क्योंकि 2.3 दो इंटीजर के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, तो आप फ्रैक्शन पार्ट 2 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि 2 में क्या एक्स्ट्रा है, तो 2.3 मतलब 2 में हम क्या प्लस माइनस करें कि एक इंटीजर बन जाए। 2.3 है
2.3 को बनाने के लिए मेरे को 0.3 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकती हूँ 0.3 मेरा फ्रैक्शन है। पर अगर कोई इंसान ऐसा सोचे कि यार 3 है, 3 में मैंने 0.7 एक्स्ट्रा डाल दूँ तो ये इंटीजर बन जाएगा, तो मैं 0.7 को भी तो फ्रैक्शन बोल सकती हूँ। ठीक है, ये दो कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि यार 0.3 होगा इसका फ्रैक्शन पार्ट या 0.7। ऐसे समझिए, अगर हम फ्रैक्शन को किसी तरीके से डिफाइन कर दें तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो 2.3 है, अब 2.3 को इंटीजर बनाने के लिए मैं दो चीज़ कर सकती हूँ, या तो मैं 0.3 माइनस कर सकती हूँ या 0.7 ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है फ्रैक्शन को कि फ्रैक्शन इसमें 0.3 है कि 0.7। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं डिफाइन करती हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है कि मैं इस नंबर में क्या माइनस करूँ कि इंटीजर आ जाए, मैं इसमें क्या फ्रैक्शन वाला पार्ट माइनस करूँ कि एक इंटीजर आ जाए। तो ये वाली कंडीशन सही होती है, हाँ ठीक है। अब मान लो मैं नेगेटिव वैल्यू ले रही हूँ, मैंने ली -2.3। ठीक है, अब मैं सेम डेफिनेशन बोलती हूँ फ्रैक्शन पार्ट की। अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, आंसर या तो 0.3 आएगा या 0.7 आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा वो समझते हैं। मैंने फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया, मैं कोई भी हमारा जो x है जिसका मेरे को फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, इस x में मैं क्या माइनस करूं कि मेरा इंटीजर आ जाए। ठीक है, -0.3 में मैं क्या माइनस करूं कि मेरा फ्रैक्शन पार्ट आ जाए। अब देखो इसमें कुछ माइनस करना है, अगर मैंने -2.3 में -0.3 किया या -2.3 में -0.7 किया, क्या इंटीजर आ रहा है, ये तो -2.6 हो जाएगा, पर ये -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें जो डेसिमल के बाद लिखा होता था ना, वो हमारा फ्रैक्शन होता था, बट इस केस में डेसिमल के बाद वाला अगर मैंने फ्रैक्शन माना तो मेरा इंटीजर नहीं आ रहा है, तो डेसिमल के बाद जो लिखा है वो फ्रैक्शन नहीं है। जो दूसरा वाला है, मतलब डेसिमल के बाद वाला नहीं, उसमें मैं क्या माइनस करूं कि मेरा एक इंटीजर आ जाए, तो वो उससे दूसरा नंबर होगा, वो डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। इसको ऐसे समझते हैं, मैं बोल रही हूँ कि देखो एक इंटीजर की बात हो रही है, मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये जो फंक्शन है इसको मैं बोलती हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। यस, अब मान लीजिए मैं कुछ भी इनपुट डालूं तो मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। मान लो मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर है 100.26 या 22.956, अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्लियर है कि यार जो भी मेरा डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद क्या है 0.26, तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। इसके बाद है 0.956, तो ये मेरा आउटपुट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। पर अगर नेगेटिव नंबर है तो मुझे उसमें जो भी डेसिमल पार्ट आ रहा है 1 में से उसको माइनस करना है। ठीक है, जैसे 0.3 आ रहा था तो मैंने 1 में से 0.3 माइनस किया तो आंसर आया 0.7, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या आ गया 0.7। कैसे निकाला मैंने फ्रैक्शन पार्ट, ये सोच के कि इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर आ जाए। अगर मैं 0.3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2.6 आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव 2.3 लेती तो मैं 0.3 सब्ट्रैक्ट करती तो इंटीजर आ जाता 2, पर नेगेटिव में गलत हो जाएगा। नेगेटिव में मुझे 1 में से मैं जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसको माइनस कर रही हूँ, 0.7 आ रहा है। अब देखती हूँ -2.3 में से मैंने 0.7 माइनस किया तो -3, हाँ इंटीजर आ गया। बात समझ में आई। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब मान लो मुझे कोई कंफ्यूजन है, अगर मैं कहीं स्टक हो गई और मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन भूल गई, मैं ये भूल गई कि फ्रैक्शन पार्ट में 0.3 वाला आएगा या 0.7 वाला। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो गई कि मेरे को डेसिमल के बाद वाला लिखना है या 1 में से माइनस करना है डेसिमल के बाद वाली चीज़ को। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, या तो ऐसे समझ लीजिए या आप उसको प्रैक्टिकली जैसे आपने सॉल्व किया है, जैसे हमने उसको फ्रैक्शन पार्ट को डिफाइन किया है, या तो फ्रैक्शन पार्ट समझ लीजिए। फ्रैक्शन पार्ट क्या है, हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक इंटीजर आ जाए। क्लियर है, वो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए अब मैं इसमें सेम एग्जांपल लेके देखती हूँ, -2.3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3। अब मतलब 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3। ठीक है,
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3 क्या होगा? 2.3 में से मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, इसका मतलब लेस, ऐसा इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर जो इससे लेस देन और इक्वल टू हो, जो इससे लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2। तो आंसर आ गया, अच्छा माइनस है, ठीक है, -2.3 है, तो -2.3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -3, ठीक है। तो -2.3 -3 -2.3 + 3 कितना हो जाएगा? 0.7। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3 क्या आ गया? 0.7। अगर मैं बोलती कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3, तो 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, 2.3 - 2, तो आंसर आ जाता 0.3। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे कंफ्यूजन हो गया, आप ये फंक्शन इस तरीके से लिख लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्या फ्रैक्शन पार्ट नेगेटिव हो सकता है? नहीं यार, फ्रैक्शन कैसे नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ में? फ्रैक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक इंटीजर आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100.29 लिया नेगेटिव में, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -101, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -100, ठीक है। पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन क्या आएगा इसका? देखो अगर नेगेटिव है तो आपको जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है, डेसिमल के बाद 0.9 दिख रहा है, तो 1 में से 0.29 माइनस कर दो, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर ये यूज कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये करो एक ही बात है। बात समझ में आई? अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल के बाद जो भी लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी फ्रैक्शन पार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है वो आपका आंसर है। अगर इंटीजर है तो सेम टू सेम इंटीजर है तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट उसमें जीरो हो जाएगा, भले नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट किसी नेगेटिव नंबर का निकालना है, ठीक है, और वो इंटीजर नहीं है, तो आपको जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है, जैसे 0.964 है, मान लीजिए मेरे को माइनस ऑफ 3.964 निकालना था इसका फ्रैक्शन पार्ट, तो मुझे जो भी डेसिमल के बाद दिख रहा है उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.964 कर देना है, तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गई? आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं कंफ्यूजन, कहीं जेईई मेंस जेईई एडवांस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो हो सकता है आपको किसी वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन दे दे, ठीक है, जहाँ पे आप क्लियरली बोल ही नहीं सकते कि क्या फ्रैक्शन पार्ट है। तो आपको डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। बहुत सारी जगह आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो डेसिमल के बाद जो भी आपको दिख रहा है फ्रैक्शन पार्ट आपको क्लियरली दिखेगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में जो फ्रैक्शन पार्ट दिखेगा वो एक्चुअल में उसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है उसमें से 1 में से आपको वो फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको आपका फ्रैक्शन पार्ट दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट होता है इस नंबर का फ्रैक्शन पार्ट, मतलब इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि इसको 0.3 सब्ट्रैक्ट करने पे तो नहीं आ रहा था, 0.7 सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आ रहा था, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को समझने में यूजफुल है, ठीक है। चलिए आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम y एक्सिस और x एक्सिस बना लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए ये हमारा 0,0 वाला पॉइंट है। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें पता है हमें इनपुट्स और आउटपुट वाले पॉइंट्स निकालने हैं, x, y वाले कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम उन्हें प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने लिया वैल्यू 0, फिर हमने वैल्यू ली 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 1, 1.2, 1.6, 1.9,
0.965 2। ठीक है, इतना समझते हैं और इतना प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए इनपुट लिया 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है यार? कोई इंटीजर है तो उसका आउटपुट, कोई इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है क्योंकि इंटीजर है। चलिए 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है? इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर बन जाए 0.1, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें इंटीजर बन जाए 0.2। फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.5, इसका 0.9। 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 क्योंकि ये भी इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 0। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर बन जाए? अरे कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही एक इंटीजर है, राइट? तो 0। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें 0.2, 0.6, ठीक है, 0.965 2 खुद ही इंटीजर है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0। बात समझ में आई? अब इन्हें प्लॉट करते हैं। चलिए मान लीजिए मेरा 0 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5, ये सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। -1, -2, -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। -1, -2, -3, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0,0 पे वैल्यू है 0, चलिए 0.1 पे है 1, मतलब देखो x की वैल्यू 0.1 होगी तो हमारा y पे वैल्यू भी 0.1 है, मतलब 0.1, 0.1। ठीक है, इसको मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ, 0,0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5, 0.5, 0.9, 0.9, 1, 0, 1.2, 0.2, 1.6, 0.6, चलिए बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0.1, 0.1 यहाँ हो जाएगा, 0.2, 0.2 इधर, 0.5, 0.5 इधर, 0.9 और 0.9 इधर, 1, 0, मतलब 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। अब ध्यान से समझिए, 0.3 लेती तो वैल्यू 0.3 के बराबर आ जाती, 0.6 लेती तो वैल्यू 0.6 के बराबर आ जाती। तो मेरी लाइन ऐसी बन रही है, ठीक है। अब कहाँ तक ये लाइन जा रही है? 1 तक देखते हैं, 1 तक देखते हैं। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1 पे वैल्यू आ रही है 1,0, मतलब 1 पे वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर ओपन हो गया। बात समझ में आई? 0,0 से लेके यहाँ पे क्लोज है, ये सारी वैल्यूज आ रही है, 1 पे ओपन हो गया, 1 पे ये वाली वैल्यू आ रही है। अब 1 के जस्ट बाद आते हैं 1.2। 1.2 पे मान लीजिए ये 1.2 है यहाँ पर, तो इस पे वैल्यू आ रही 0.2 के बराबर। 1.3 है तो वैल्यू 0.3 के बराबर, 1.4 है तो वैल्यू 0.4 के बराबर, 1.5 है तो वैल्यू 1.5 के बराबर, 1.9 है तो वैल्यू 0.9 के बराबर। बात समझ में आई? तो ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 पे वैल्यू आ रही है 0, तो 2 पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा ओपन और 2 वाला पॉइंट हो जाएगा क्लोज। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं इनपुट लेती हूँ 2.4 तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0.4, ठीक है। तो 2.4 पे आउटपुट आ रहा है 0.4, 2.2 पे आउटपुट आएगा 0.2, 2.5 पे आउटपुट आएगा 0.5, 3 पे आउटपुट आएगा 0, तो 3 पे, 4 पे आउटपुट आएगा 0, 5 पे आउटपुट आएगा 0, सारे इंटीजर पे आउटपुट क्या आएगा? 0, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या हो 0। बात समझ में आई? अब इनको सबको प्लॉट कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है। हर 1 पे, मतलब जहां पे हमारा y की वैल्यू 1 होगी, क्या कभी फ्रैक्शन पार्ट 1 हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शन पार्ट कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट क्या है? क्या इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर आ जाए? स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये इंटीजर आ जाए, ठीक है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करें? अब अगर मैं इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट करूंगी और इंटीजर आ जाएगा, इसका मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर भी इंटीजर होगा, तो हर इंटीजर पे वैल्यू 0 आएगी। इतनी बात क्लियर है? चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या हो नंबर 0। और हर फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक।
वन भी एक्सक्लूडेड है, वन वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी फ्रैक्शन पार्ट की, ठीक है। ऑब्वियस बात है फ्रैक्शन पार्ट वन हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन पार्ट ही है कि यार वन से छोटा ही होगा, 0 और 1 के बीच में ही होता है फ्रैक्शन, क्लियर है। अगर 1 से ज़्यादा है, 1.1 है, तो फ्रैक्शन 1.1 नहीं होगा, क्या होगा 0.1, क्लियर है। 2.1 है तो फ्रैक्शन पार्ट 2.1 नहीं होगा, फ्रैक्शन पार्ट 0.1 होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट कभी भी 0 और 1 से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। 0 वैल्यू ले सकता है, 1 वैल्यू नहीं ले सकता। चलिए ये क्लियर है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज पे थोड़ा समझते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज के आउटपुट इनपुट बनाते हैं, ठीक है। चलिए मैंने लिया -0.1, मैंने लिया -0.2, -0.9, माइनस, चलिए थोड़े ज़्यादा वैल्यूज लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो, -0.4, -0.9, -1, -1.2। चलिए अब -0.1 है, -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, हमने समझा है डेसिमल के बाद जो भी दिख रहा है उसको 1 में से माइनस करना है। मतलब मैं बोल सकती हूँ 1 - 0.1 मतलब 0.9, 1 - 0.2 मतलब 0.8, 1 - 0.3 मतलब 0.7, 1 - 0.4 मतलब 0.6, 1 - 0.9 मतलब 0.1। फ्रैक्शन पार्ट -1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें 1 - 0.2 0.8, बात समझ में आ रही है। अब इनको प्लॉट करते हैं। 0.1 इनपुट गया तो आउटपुट आया, -0.1 इनपुट गया तो आउटपुट आया 0.9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने पॉइंट्स बना लिए रेफरेंस के लिए। अब मान लीजिए मैंने समझ लिया, मेरे को ये पॉइंट्स मिल गए, अब इन्हें प्लॉट करते हैं। मेरा जब इनपुट है -0.1 तो आउटपुट क्या है 0.9, मतलब -0.1 पे मेरा आउटपुट आएगा 0.9 के बराबर, ठीक है। -0.2 पे मेरा वैल्यू आएगा 0.8 के बराबर, -0.3 पे वैल्यू आएगा 0.7 के बराबर, -0.4 पे वैल्यू आएगा 0.6 के बराबर, ठीक है। -0.9 पे वैल्यू आएगा 0.1 के बराबर। यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये 0 वाला पॉइंट इधर इंक्लूड है। ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आई, ये हमारा ग्राफ बन गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। -1 पे वैल्यू क्या है 0 के बराबर, ठीक है, ये वाला इंक्लूडेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यू लेते हैं -1.2, -1.2 मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी 0.8 के बराबर, मतलब यहाँ पर राइट। -1.3 लिया मान लो तो वैल्यू 0.7 के बराबर, -1.4 पे वैल्यू 0.6 के बराबर। यार ये भी इस तरीके से बन रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, पर इस वाले पॉइंट पे क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्सक्लूडेड, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पर एक्सक्लूडेड और यहाँ पर इंक्लूडेड, बात समझ में आई। तो ये ग्राफ बन रहा है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब हमारे x की वैल्यूज, ये वाला कब तक का है, जब मेरे x की वैल्यूज 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। ये वाला जब 1 से लेके 2 तक है, ये वाला जब इनपुट 2 से लेके 3 तक है, ये वाली लाइन जब इनपुट की वैल्यू -2 से लेके -1 तक है, क्लियर है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ बन गया, जिसमें सारे इंटीजर्स पे वैल्यू 0 आएगी आउटपुट वैल्यू, और सारे 1 पे वैल्यूज है ही नहीं, मतलब y एक्सिस पे 1 वैल्यू नहीं आ रही है। y एक्सिस को ध्यान से समझिए, y एक्सिस पे सिर्फ 0 से लेके 1 तक वैल्यूज आ रही है, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। चलिए इसके डोमेन की बात करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मतलब x की क्या वैल्यूज आ रही है। यार x की तो सारी ही वैल्यूज आ रही है, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी, इन सारे x के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y है, हाँ है। कहाँ तक है, ये सारे x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा x हो गया, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा डोमेन हो गया, x की वैल्यूज हो जाएगी। अब मैं अगर रेंज की बात करूँ, रेंज मतलब मुझे y एक्सिस पे फोकस करना है कि y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है। y एक्सिस पे देखते क्या ये वैल्यूज है, नहीं यार ये इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, हाँ 0 है, हाँ ये भी है, ये भी सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज आ रही है, बस 1 भी नहीं आ रहा है, यही सारी वैल्यूज, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, राइट।
ठीक है, तो हमारा रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। तो इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1 ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, तो डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गया 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया है। ग्राफ के बाद आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गई है। किस तरीके से पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे वो क्लियरली आपको दिख जाएगा। किस तरीके से नेगेटिव पार्ट निकालेंगे, नेगेटिव वैल्यूज का फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे। आपको 1 में से उसके डेसिमल वाले पार्ट को माइनस करना है। क्यों करना है हमें रीजन पता है, हम समझ चुके हैं। क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इंटीजर हो, कुछ भी हो, हमें निकालना है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में आउटपुट क्या आएगा, उस नंबर में क्या फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट मतलब उस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम समझ चुके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमने इस कंक्लूजन पे आए हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कई बार आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन को इस तरीके से भी रिप्लेस भी करना पड़ सकता है बहुत सारे फंक्शंस में। ठीक है, या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार इसमें वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कर दीजिएगा तो भी आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन आ जाएगा। मतलब आपको किसी भी फंक्शन का या किसी भी नंबर का, फंक्शन छोड़िए, किसी भी नंबर का अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट चाहिए कि उसमें क्या फ्रैक्शन है, तो आपको उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब उस नंबर में से उससे जो छोटा इंटीजर है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता चल जाएगा। इसको देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको उधर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक सबसे मतलब एक इंटीजर उसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो इस नंबर में मैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर बन जाए। ये नंबर है, इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि एक इंटीजर बन जाए। तो ये हमेशा इंटीजर आएगा, ये हमेशा 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज लेगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है और 0 इंक्लूडेड है, और ये हमारा वैल्यू है x। आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इनका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्या डिफाइन करते हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनको किन नामों से और जाना जाता है। ठीक है, और इनको किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, इनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कहीं अटक जाओ तो आपको इतना पता है, आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है कुछ पॉइंट्स लेकर, तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।